हमने जो शुरुआती वीडियोस में देखा कि हमें एक हायर एजुकेशन का, उस वीडियो में हमने उसके बैकग्राउंड को समझा कि जो हमारा उच्च शिक्षा है, मध्य प्रदेश शासन का नहीं, भारत और मध्य प्रदेश शासन, जो हमारा यूजीसी है या जो हमारी हायर एजुकेशन मिनिस्ट्री है, उसके अंतर्गत मध्य प्रदेश की वर्तमान क्या स्थिति है, प्लस भारत में किस प्रकार से काम करता है, उसको हमने एक ओवरव्यू समझा। वहां से क्या होता है कि हमारे दिमाग में एक स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है कि जो सब्जेक्ट या जो विषय हम पढ़ने जा रहे हैं तो उसमें हमें पढ़ना क्या क्या है और उसको पढ़ने का हमें तरीका क्या करना है। तो अब आपको एक एनालिटिकल पावर आपके अंदर होनी चाहिए, आपके अंदर एक एनालिसिस होना चाहिए कि यदि आज की डेट में आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, अखबार पढ़ रहे हो, अब आपका पेपर जो आने वाले समय में एग्जाम जब होगा तो उस समय के पहले तक, कम से कम 20 दिन पहले तक, यदि हायर एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी गतिविधि होती है या उस विषय से जुड़ी हुई कई कोई गतिविधि होती है तो आपका ये क्या होता है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उस कंटेंट को अपडेट कर लेंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको करनी है। प्लस ऐसी कोई घटना घटती है, जैसे अभी हाल ही में हमारे यहाँ यूजीसी एक्ट का विरोध हो रहा है, तो नेचुरली है वहां से क्वेश्चन आने ही आने, एक आध दो क्वेश्चन टकराएंगे। तो इसी प्रकार से आपको ऐसी कोई गतिविधि होती है, जो निर्णय होते हैं, कोई योजना पॉलिसी, कुछ भी बजट में चीजें आती हैं या उसके बाद भी परिवर्तन होते हैं, ठीक है, तो हमें क्या करना, उसको अपडेट करके रखना, उसको अपने शॉर्ट नोट्स में रख लेना। ये काम आपको करना है, क्योंकि यहाँ से ही एक एक प्रश्न की लड़ाई होती है। इन प्रश्न हमें, जब हम हर विषय पे, हर एंगल पे उस पर नजर रखेंगे तो ही हम इस लड़ाई को क्या करेंगे, जीतेंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की, यानी यूजीसी की। पूरा का पूरा जो ये ढांचा चल रहा है विश्वविद्यालयों का हमारे देश में, इसकी जो सब कुछ नींव है, जो जिस पर ये टिका हुआ है, वो है हमारा यूजीसी। ठीक है, तो यूजीसी का उद्भव कैसे हुआ, इसकी आवश्यकता कैसे पड़ी, किस प्रकार से अंग्रेजों ने, क्योंकि जब इसके दो खंड हम पढ़ेंगे, हम एक खंड पढ़ेंगे जो कि भारत की आजादी के बाद का है और एक भारत की आजादी के पहले का है, हमारे देश को जब आजाद हुआ उसके पहले। तो लगभग उसके 100 वर्षों के पहले, ठीक है, या हम ये कहें कि लगभग 150 वर्ष के आसपास पहले से इसकी तैयारी चालू हो गई थी। तो देखो, ये लाया, तो ये जो स्ट्रक्चर है हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम, ऐसा यदि हम ये कहें कि अंग्रेजों का लाया हुआ है, तो ये गलत बात होगी। हमने पहले लेक्चर में आपसे ये चीज क्लियर की थी कि, और हम आप इतिहास पढ़ते हैं, इतिहास के विद्यार्थी हैं, तो हमें ये पता होता है कि, पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ जो शिक्षा पद्धति है वो अंग्रेजों की लाई हुई नहीं, हमारे यहाँ पहले से थी। ठीक है, हमारे यहाँ जो वर्तमान शिक्षा पद्धति जिस पे हम लोग अभी बढ़ रहे हैं, वो किसकी लाई हुई है, वो अंग्रेजों की लाई हुई है। तो शिक्षा नीति, ये कह सकते हैं कि जैसे अभी करंट गवर्नमेंट ने अपनी नेप 2020 लाया, शिक्षा नीति लेके आई, तो इस प्रकार की अंग्रेजों ने भी जो शिक्षा नीति लाई, तो शिक्षा नीति किसी भी व्यक्ति की क्या होती है, किसी भी सरकार की एक सोच होती है। ठीक है, और वो सोच होती है अपने देश को किस प्रकार से क्या करना है, हमें डेवलप करना है। साथ ही साथ थोड़ा सा वर्तमान सरकार की क्या होती है, एक तरह से आइडियोलॉजी भी होती है। तो अब वहां पर जो हमारे यहाँ शासन चल रहा था वो अंग्रेजों का चल रहा था, तो स्वाभाविक रूप से ये जो देश था ये अंग्रेजों की सोच के हिसाब से तैयार कर रहे थे उस देश को। तो उन्होंने जो शिक्षा लाया, जो एजुकेशन लाया, वो भी अपने हितों के लिए लेके आए कि हम किस प्रकार से, हमें एक पढ़े लिखे गुलाम चाहिए। ठीक, उस पढ़े लिखे गुलाम का मतलब यहाँ ये होता है कि हम उन्हें वही चीज, जो जैसा हम उन्हें पढ़ाएंगे, हम जैसा पढ़ा लिखा करके तैयार करेंगे, वो हमारे लिए क्या करेंगे, काम करेंगे, हम उनको देंगे नौकरी। वो नौकरी जो करेंगे तो उसी मानसिकता के साथ करेंगे, जैसी मानसिकता हम क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। ठीक है, तो उसी मानसिकता के लिए उन्होंने एजुकेशन पॉलिसी लाई और उन्हें जरूरत महसूस हुई। तो 1823 में क्या होता है कि माउंट स्टुअर्ट जो होते हैं, इन एफिस्टोन, इन्होंने कहा, क्या कहा, इन्होंने कहा कि भाई हमें जो है, हम्म, अंग्रेजी और यूरोपीय विज्ञान पढ़ाने के लिए विश्वविद्यालयों पर इन्होंने क्या दिया, बल दिया कि भाई अब जो है हमको अंग्रेजी पढ़ाना चाहिए इनको, और यूरोपीय जो विश्वविद्यालय, वहाँ की एजुकेशन पॉलिसी को थोड़ा बहुत यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। क्योंकि हम कितने कर्मचारी भारत लेकर के आएंगे, तो भारत में तो कर्मचारी ऐसा नहीं है कि पूरे अंग्रेज ढो करके लाएंगे, तो उनको यहीं पे कर्मचारी चाहिए थे अपने। तो उन्होंने कहा कि भाई हमें, उन्होंने शिक्षा पे बल इसलिए दिया क्योंकि उन्हें अब प्रशासन चलाने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों की आवश्यकता होती है। तो प्रशासनिक अधिकारी एक बार आप अपने रख सकते हो, सेना कंट्रोल कर सकते हो अपने अधिकारियों के माध्यम से, लेकिन निचले स्तर पे जो कर्मचारी चाहिए वो तो आप लेके नहीं आ सकते, इतना बड़ा देश है, इतनी आबादी है। तो उसके लिए उन्हें जब जरूरत महसूस हुई तो फिर 1835 में
जो एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व है लॉर्ड मैकाले, जिसको हम लोग कभी नहीं भूलते हैं। इन्होंने क्या कहा कि देश के निवासियों को अच्छे अंग्रेजी विद्वान बनाने की इन्होंने क्या करी, वकालत की। तो कभी भी आपसे कोर्ट में पूछ भी लिया जाए कि देश के निवासियों को अच्छे अंग्रेजी विद्वान बनाने की ये जो टिप्पणी थी, ये किसके द्वारा कही गई थी? तो ये लॉर्ड मैकाले के द्वारा 1835 में कही गई थी। लॉर्ड मैकाले ने क्या किया, हमारे देश में जो अंग्रेजी का जन्मदाता है, या कहा जाए कि जो हमारे वर्तमान शिक्षा पद्धति चल रही है, वो लाने में लॉर्ड मैकाले का योगदान है। इनको अंग्रेजी विद्वान चाहिए थे, और जो कि सोचे खाए पिए सब कुछ अंग्रेजी, जिसका प्रभाव हम आज तक क्या हो सकता देख सकते हैं। उसका देख इसलिए सकते हैं क्योंकि हम आज भी हिंदी की तो हम तरफदारी करते हैं, ये हमारे देश की मातृभाषा है, जो संवैधानिक रूप से घोषित नहीं है, माना जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ बाकी चीजों की हम तरफदारी करते हैं कि हिंदी को बढ़ावा देना चाहिए, संस्कृत को बढ़ावा देना, लेकिन जब बात होती है रोजगार की, हर व्यक्ति क्यों शिक्षित होना चाहता है? रोजगार पाने के लिए। आप भी जो आज विषय पढ़ रहे हो, ये क्यों पढ़ रहे हो? ये अपने ज्ञान के लिए तो पढ़ नहीं रहे हो, पढ़ किसके लिए रहे हो? रोजगार के लिए पढ़ रहे हो कि मुझको रोजगार मिले, ठीक, नौकरी के लिए पढ़ रहे हो। अभी यही सिलेबस आपको हिंदी में दिया गया है, यही सिलेबस आपका इंग्लिश में भी है। तो अब ये बताओ, इंग्लिश में देने की क्या मजबूरी थी? सरकार को इंग्लिश में देना क्यों जरूरी था? यदि आप हिंदी की ही इतनी वकालत कर रहे हो, तो सबसे पहला काम तो ये आप करना चाहिए कि आपको सभी विद्यालयों में इंग्लिश बंद कर देनी चाहिए। ठीक है सर, ये भी सही कह रहे हो आप। जिस आप गौर फरमाएंगे कि अंग्रेजों से ज्यादा वर्तमान में इंग्लिश मीडियम स्कूल और कॉलेजों की बढ़ोतरी हुई है। पूरी की पूरी इंजीनियरिंग इंग्लिश में स्टार्ट हुई है। अंग्रेजों के टाइम में तो इंजीनियरिंग शुरू नहीं हुई थी भारत में। सारे आईआईटी कॉलेज में, अंग्रेजों के टाइम में तो आईआईटी कॉलेज नहीं आए, बाद में आए। पर इन सभी जगह पे जब हिंदी, मैं हिंदी की तरफदारी नहीं कर रहा, बता रहा हूँ, लेकिन हमारे यहाँ क्या कर दिया गया, उसको मजबूरी में धीरे 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 धीरे, पहले अफीम का क्या होता है, जिस तरह नशा होता है ना, उस नशे की तरह इसको प्रयोग किया गया। फिर धीरे 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 जब वो नशा हुआ तो फिर आदत पड़ गई, आदत के बाद अब वो क्या हो गई, मजबूरी। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मजबूरी है, क्योंकि जैसे ही इसको हटाया जाएगा तो जो जॉब, या क्योंकि सभी पेट के लिए पढ़ते हैं, ठीक, पढ़ाई भी इंसान कभी पेट के लिए ही करता है, तो चाहिए तो सबको रोजगार, अब वो बिना उसके मिल नहीं रहा है। तो समस्या यहीं पे जा रही। एक हिंदी पढ़ाने वाले भी मास्टर को पहले इंग्लिश पढ़ना पड़ता है। तो करंट में जो है ये, फिर 1854 में क्या हुआ, जब लॉर्ड मैकाले साहब ने ये बुद्धि अपनी क्लियर की, तो अब जब लॉर्ड मैकाले एजुकेशन पॉलिसी प्रिपेयर्ड करेंगे, तैयार करेंगे, तो जब उनकी सोच है कि हमें अंग्रेजी विद्वान चाहिए भारत में, ठीक है, तो स्वाभाविक रूप से एजुकेशन पॉलिसी उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, उसका स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। तो फिर चार्ल्स वुड का क्या हुआ, एक जो पत्र है हमारे यहाँ, जो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ये जारी हुआ, ठीक है। 1835 में लॉर्ड मैकाले की एक सोच को 1854 में चार्ल्स वुड, प्रमुख थे उस समय, उनका मैग्ना कार्टा जिसको कहा जाता है अंग्रेजी शिक्षा का। तो आपसे पूछा जाए कि अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो याद रखना है कि ये चार्ल्स वुड के पत्र को कहा जाता है। हमारे यहाँ इसने क्या किया, प्राथमिक से लेकर के विश्वविद्यालय शिक्षा तक एक पूरी सुसंगत, प्रॉपर एक एजुकेशन पॉलिसी लेकर के आए, सुसंगत नीतियां लेकर के आए कि किस प्रकार स्कूल से लेकर के हम कॉलेज स्तर पे अपने लिए जो है एक तरह से पूरे एक अच्छे निवासी जो कि अंग्रेजी विद्वान हो, उनको हम क्या करेंगे, तैयार करेंगे, ठीक है। तो उसी तैयारी की पूरी रूपरेखा लेकर के भारत में ये आए, ठीक। इसके बाद क्या हुआ, हमारे यहाँ विश्वविद्यालयों की स्थापना शुरू हुई। जब हमारे यहाँ एजुकेशन पॉलिसी आती है, तो उस पॉलिसी के अंतर्गत, क्योंकि लक्ष्य दे दिए जाते हैं, लक्ष्य और उद्देश्य जब स्पष्ट होते हैं तो आगे का कार्यक्रम बढ़ता है। तो वो जब पॉलिसी आ गई तो फिर शुरुआत हो गई हमारे यहाँ क्रांति के समय। जब आपको याद रखना है, जब हमारे यहाँ 1857 की क्रांति हुई, मंगल पांडे वाली, उसी के समय से हमारे यहाँ क्या हुआ, कोलकाता में, बॉम्बे यानी मुंबई में और मद्रास में, ठीक है, क्योंकि उस समय पे ये तीन जो थे ये सेंट्रल थे, स्पेशली जो कोलकाता था, वहां पर अंग्रेजों का प्रभुत्व बहुत ज्यादा था, ठीक है। उस समय पे राजधानी भी उधर ही थी हमारी। तो बॉम्बे, मद्रास, मद्रास का भी बहुत बड़ा रोल था। साउथ बेल्ट में जो थे अंग्रेज, वहां पे एक्टिव, स्पेशली कोलकाता बेल्ट में बहुत ज्यादा एक्टिव थे, ठीक है। तो वहां से क्या हुआ, शुरुआत हुई। तो हमारे यहाँ क्या हुआ, विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। फिर इसके बाद 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय क्या हुआ, स्थापित किया गया। 1925 में हमारे यहाँ फिर अंतर विश्वविद्यालय बोर्ड यानी इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड की क्या की गई, स्थापना की। बाद में इसको हम लोग, जो कि वर्तमान में भारतीय विश्वविद्यालय संघ यानी एआईयू के रूप में इसको जानते हैं।
1944 में जब सार्जेंट रिपोर्ट आई, उनमें क्या हुआ, तो जो केंद्रीय सलाहकार बोर्ड था, उन्होंने ये कहा भाई कि हमें युद्धोपरांत शिक्षा विकास पर क्या करी, इन्होंने रिपोर्ट जारी की। आप ये कह सकते हैं ये पहली बार हमारे यहाँ जो एक तरह से जो राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली थी, नेशनल इसको एजुकेशन को हमको एक नेशनल लेवल की इंस्टीट्यूशन की जो रिक्वायरमेंट आई, आप ये कहें कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो हम लोग करंट में यूजीसी को देखते हैं, उसकी एक तरह से आप की शुरुआत, प्रतिबिंब आपको यहाँ पे जो सर्जेंट रिपोर्ट थी यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसने सिफारिश करी कि हमें एक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की आवश्यकता है 1944 में। ठीक है, हालांकि इस समय पे सार्जेंट रिपोर्ट आई थी, लेकिन लगभग हम लोग आजादी की तरफ क्या हो गया था, बढ़ गए थे। तो हमारे यहाँ 1887 से सॉरी 57 से कहानी शुरू हुई इम्प्लीमेंटेशन की, बात 35 से शुरू हुई, 54 में क्या कहते हैं मैग्ना कार्टा आता है, और फिर उसके बाद 57 से धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करते करते पहले उसको लागू किया गया, कुछ लोग तैयार हुए, फिर इसका हमने क्या किया, बढ़ाया। फिर जब बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हो गए तो समझ में आया कि अब हम इतने क्षेत्रीय क्षेत्रीय स्तर पे नहीं चल सकते। ठीक है, तो हमें एक पूरे के पूरे भारत पे एजुकेशन को कंट्रोल करने के लिए एक ऐसा सिस्टम चाहिए या ऐसी एक व्यवस्था चाहिए कि जो इन सभी विश्वविद्यालयों को, संस्थानों को क्या करे, कंट्रोल करे, क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हो गए थे, तो सबको अलग अलग गाइड करना, अलग अलग ये करना, थोड़ा सा इनको भी क्या जा रही थी, दिक्कत जा रही थी। तो इन्होंने अनुभव के आधार पे एक यूजीसी की क्या करी, रिकमेंडेशन दी। 1945 में अलीगढ़, बनारस और दिल्ली केंद्रीय विश्वविद्यालय को देख रेख के लिए क्या हुआ, एक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का समिति का क्या हुआ, गठन हुआ। तब उस समय पे अलीगढ़, बनारस और दिल्ली का जो केंद्रीय विश्वविद्यालय था, इसकी क्या की जा रही थी पहले। एक तरह से आप ये कहिए कि ये हमारा एक पायलट प्रोजेक्ट था। पायलट प्रोजेक्ट में देखा गया विश्वविद्यालय अनुदान समिति का गठन करके कि किस प्रकार से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, काम किया जा रहा है। कब की बात हो रही है, 1945 की। फिर 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ, तो ये बाकी लोगों को क्या कर दिया गया, बाकी विश्वविद्यालयों को भी इसको इनके सुपुर्द कर दिया गया कि भाई अब आपको सब कुछ देखना है। ठीक, अब यहाँ पे क्या हुआ, हमारा देश आजाद हो गया। ठीक है, अब जब आजाद हो गया तो शिक्षा पद्धति, सब कुछ व्यवस्थाएं किसके हिसाब से चल रही थी, अंग्रेजों के हिसाब से चल, शासन प्रशासन सब कुछ। अब प्रशासन का स्वरूप बदला। तो उस समय पे 1948 में हमारे देश का आजाद हुआ, उसके बाद राधा कृष्णन आयोग का क्या किया गया, गठन किया गया। हमारे यहाँ जिनको शिक्षा का एक तरह से कहा जाए पिता भी कहा जाता है, भगवान कहा जाता है, हमारे जो राष्ट्रपति भी डॉक्टर राधा कृष्णन, एक फिलोसफर थे, बहुत बड़े फिलोसफर थे, फिलोसफी पे इनकी बहुत सारी बुक्स हैं। इन्होंने क्या किया, इनकी अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने सिफारिश की कि यूजीसी का पुनर्गठन यूनाइटेड किंगडम के मॉडल पर किया जाए, जिसमें विख्यात शिक्षाविद पूर्णकालिक अध्यक्ष और सदस्य हों। ठीक है, तो हम क्या हुआ, देखो यहाँ पे अब आप कहेंगे कि सर यूनाइटेड किंगडम के मॉडल पे बात क्यों करी डॉक्टर राधाकृष्णन ने, जबकि ये भारतीय संस्कृति के बहुत बड़े जानकार थे, बहुत बड़े नॉलेजेबल पर्सन थे। साथ ही साथ शिक्षा को लेकर के एक शिक्षक दिवस ही हम इनके नाम से मनाते हैं। फिर भी इन्होंने वहां कल क्यों बोला, क्योंकि इन्होंने जो एक व्यवस्था थी उस व्यवस्था का अध्ययन किया, कहा कि हमारे यहाँ जो वो लोग तरीका है उनका, ठीक है, एक ओपन माइंडेड, क्योंकि विश्वविद्यालय या विद्यालयों में जो छात्र होते हैं, अब जब ये इनके समय की सिफारिशें पढ़ेंगे, बहुत सारी सिफारिशें आज भी लागू नहीं हो पाई, होनी चाहिए थी। आज भी हम लोग जो एक तरह से ये कहें कि हम लोग ऑक्सफोर्ड का नाम लेते हैं, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम लेते हैं, आप कभी गौर फरमाइएगा कि वहां के विश्वविद्यालयों में हमारे विश्वविद्यालयों में अंतर क्या है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इन्होंने क्यों उस समय कहा था। 1948 की बात चल रही है, यदि उस समय इनकी रिकमेंडेशन को मान करके पूर्णतः हम लोग यूनाइटेड किंगडम का भी स्ट्रक्चर अपना लेते, तो यूनाइटेड किंगडम ने कोई नया स्ट्रक्चर नहीं अपनाया था। यूनाइटेड किंगडम ने कोई नया स्ट्रक्चर नहीं अपनाया था। यूनाइटेड किंगडम ने भारत में पहले से एक जो परंपरा चली आ रही थी उसको अपनाया था। अब हम लोग बात करें तो हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे जो राधा कृष्णन थे ये बहुत बड़े फिलोसफर थे, तो इन्होंने हमारी जो संस्कृति है, दर्शन शास्त्र, इसको बहुत पढ़ा था। तो दर्शन शास्त्र में इन्होंने देखा था कि हमारे यहाँ जो विश्वविद्यालय पहले से चल रहे थे, तो यहाँ पर ओपन माइंडेड तरह आप ये कहिए कि हमारे शिक्षक और गुरु के बीच, गुरु और छात्र के बीच में क्या होता था, संवाद प्रणाली थी, एक दूसरे के साथ तार्किक बहस होती थी। ठीक है, तर्क शास्त्र होते थे। जगत गुरु शंकराचार्य ने हमारे यहाँ
जो पुनर्स्थापना करी हमारे संस्कृति की, वो की ही इसी प्रकार से शास्त्रार्थ के माध्यम से की। तो आज का नहीं, हमारे पुरातन काल से जो गुरु होता था, उपनिषदों का मतलब ही है कि आप पास बैठ करके उसको सुनिए, ठीक है, फिर उसके बाद उसमें संवाद करिए, शास्त्रार्थ करिए, तो नॉलेज क्या होता है आपका और बढ़ता है। तो इन ये सब चीजें उन्होंने, यही चीज फॉलो करी जा रही आज की डेट में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। वहां पे प्रोफेसर जो होते हैं एक मित्र की तरह काम करते हैं अपने छात्रों के बीच में, और बहुत ही खुला वातावरण होता है वहां पर शिक्षा को लेकर के। हमारे यहाँ विश्वविद्यालयों में आज भी यही कि हमने आपसे कहा यहाँ खड़े होना है तो खड़े होना है, छात्र ये नहीं पूछ सकता क्यों खड़े होना है। तो जो क्यों शब्द है उसको हमारी शिक्षा पद्धति से क्या कर दिया गया, घोल कर दिया गया। इसीलिए कहा जाता है कि आज भी भारतीय विश्वविद्यालय में और विद्यालयों में मैकाले शिक्षा पद्धति चल रही है, क्योंकि अंग्रेजों के शासनकाल में ही एक ऐसा शासनकाल था कि जब विद्यार्थी अपने गुरु से क्यों शब्द नहीं पूछ सकता। आज भी वही है। तो ये अब जब पूरी इनकी, हालांकि रिपोर्ट लागू नहीं की गई, पर हमें याद रखना है कि रिपोर्ट का इन्होंने दिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ कि उस समय पे जो हमारे यहाँ तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे, भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। इन्होंने 28 दिसंबर 1953 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का क्या किया, उद्घाटन किया औपचारिक रूप से, ठीक है। इंप्लीमेंटेशन पहले हो गया था, वापस से आजादी के बाद डॉक्टर राधाकृष्णन की आयोग की कमेटी के गठन के बाद हुआ। हमारे यूजीसी का जो उद्घाटन किया गया वो उस समय पे जो हमारे उच्च शिक्षा मंत्री थे 28 दिसंबर 1953 को इन्होंने दिया। लेकिन 1956 में संसद में एक अधिनियम लाया गया, इसके लिए अलग से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं हुआ। कभी भी पेपर में आपसे पूछा जाए कि जो हमारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, यूजीसी है, इसकी स्थापना एक क्या कहते हैं इसको उसके माध्यम से हुआ है, संसद के दोनों सदनों के विशेष सत्र के माध्यम से पारित हुआ है, नहीं, इसको अधिनियमित किया गया है एक सामान्य से एक संविधिक निकाय के रूप में, ठीक है। संविधिक, संवैधानिक निकाय नहीं है ये, एक संविधिक निकाय, संविधान को इसमें कहीं भी आपको ये मेंशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये संविधिक निकाय के रूप में इसको स्थापित किया गया और एक बिल ला करके पास किया गया और इसको स्थापित किया गया, इसको संवैधिक दर्जा दिया गया, ठीक है। अब इसका काम क्या हो गया, अब ये मान्यता प्राप्त हो गया। अब आगे के हम इसके कार्यप्रणाली भी देखेंगे। मुख्यालय इसका जानने की जरूरत नहीं है, बहादुर शाह जफर मार्ग है, नाम बदल दिया गया होगा इसका। वर्तमान में जो इसकी प्रशासनिक ढांचा है उसका इस प्रकार से है कि सबसे पहले इसमें कौन होते हैं, चेयरमैन होते हैं, जो कि हमारे जगदीश कुमार जी हैं, मम्मीडाला एम जगदीश कुमार। फिर इसके बाद इसके वाइस चेयरमैन होते हैं दीपक कुमार श्रीवास्तव है। सचिव होते हैं। फिर इसके बाद इसमें अध्यक्ष उपाध्यक्ष केंद्र सरकार के नियुक्त सदस्य भी इसमें क्या होते हैं, सम्मिलित होते हैं, ठीक है। और इसके बाद आगे की तरफ स्ट्रक्चर के बाद इसमें क्या है, ये एकमात्र हमारे देश का अनुदान प्रदाता अभिकरण है, यानी जो अनुदान देता है विश्वविद्यालयों को यूजीसी देता है, ग्रांट देता है, ठीक है। यूजीसी की ग्रांट के बाद ही विश्वविद्यालय क्या होते हैं, चलते हैं। बजट एलोकेट होता है यूजीसी के पास, फिर वो उनको क्या करता है, अनुदान देता है, इस, ठीक है। और आप लोगों को जो क्या कहते हैं, विश्वविद्यालयों को जो मान्यताएं मिलती हैं, मानक मिलते हैं, नैक मूल्यांकन के बाद विश्वविद्यालयों को मान्यता देने का काम भी किसका है, यूजीसी का है। अब जो भी विश्वविद्यालय होते हैं वो यूजीसी से क्या होते हैं, मान्यता प्राप्त होते हैं, ठीक है। और जो भी योजनाएं केंद्र सरकार की चलती हैं वो इन्हीं के माध्यम से क्या की जाती हैं, ऑपरेट की जाती हैं, ठीक है। मुख्यतः बात करी जाए तो हमारे यहाँ जो विश्वविद्यालय का जो शिक्षा है उसको आगे बढ़ाना, उसके बीच में समन्वय स्थापित करना, जो भी हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी आई है या जो सरकार के कार्यक्रम होते हैं या जो भी योजनाएं होती हैं विद्यालयों में इम्प्लीमेंट को लेकर के, तो सरकार यूजीसी के साथ संवाद करती है। यूजीसी इन विश्वविद्यालयों को क्या करती है, ऑपरेट करती है, गाइड करती है, उन पर नजर रखती है, ठीक है। इसके बाद हमारे यहाँ की शिक्षक परीक्षा, शोध, इनका मानक क्या होगा। जितने भी मानक आप लोगों को देखने को मिलते हैं विश्वविद्यालयों में आपके, कि आपके डिग्री को लेकर के ये मानक होने चाहिए, आपके जो क्या कहते हैं, आप लोग पीएचडी वगैरह करते हैं तो पीएचडी में आपकी क्लास क्या कहते हैं, क्वालिफिकेशन से लेकर के आपको कितने दिन का कोर्स वर्क करना है, कितने दिन का आपको ट्रेनिंग लेना है, कितने दिन में आपको ये अपनी डिग्री कंप्लीट करनी है, शोध अपने प्रस्तुत करने, शोधों का स्तर क्या होना चाहिए, कितने पेपर आपके प्रेजेंट किए जाएंगे, राष्ट्रीय स्तर के कितने पेपर होने चाहिए, ठीक है। ये जो आपके प्रेजेंट होते हैं, तो ये सारी चीजें जो मानक तय किए जाते हैं वो किसके द्वारा तय किए जाते हैं, वो तय किए जाते हैं आपके किसके द्वारा, यूजीसी, ठीक है। अब साथ में न्यूनतम
शिक्षा का स्तर आप लोगों का क्या होना चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन से लेकर के एक जो शिक्षक होता है उसकी भी क्या क्वालिफिकेशन, सारी चीजें ये करता है। विश्वविद्यालय महाविद्यालयों के डेवलपमेंट के लिए अनुदान देता है। विश्वविद्यालयों में लाइब्रेरी बने, यहाँ पर आपके लैब्स अच्छी हों, क्लासेस अच्छी हों, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज अच्छी हों, कल्चरल एक्टिविटीज अच्छी हों, आपके यहाँ अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम होने आयोजित किए जाएं, ठीक है, सांस्कृतिक गतिविधियां, ये सब चीजें जो होती हैं कॉलेज और विश्वविद्यालय में कौन करता है, यूजीसी इसकी गाइडलाइन जारी करता है। ये महाविद्यालयों को फॉलो नहीं करता है। ये क्या करेगा, जो विश्वविद्यालय है उनको गाइड करेगा क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से, वो आगे बताऊंगा, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, अपने यहाँ के जो विद्यालय हैं उन पर वो क्या करेंगे, नजर रखें, ठीक है। अब केंद्र सरकार, राज्य सरकार, उच्च संस्थानों के बीच एक महत्वपूर्ण वही वही एक कड़ी का काम करता है, क्योंकि अब सारी ये चीजें केंद्र सरकार तो कर नहीं सकती, तो केंद्र सरकार ने एक यूजीसी, क्योंकि ये बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है हायर एजुकेशन, ठीक है। अब वो क्या करेगी, यूजीसी यूजीसी क्या करेगा, क्षेत्रीय कार्यालयों को पकड़ेगा, क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से क्या करेगा, अपनी योजनाओं को, और ये जो हम लोग बात कर रहे हैं इन सब चीजों को क्या करेगा, इम्प्लीमेंट करेगा। अब ये सरकार के बीच में और राज्य सरकार के बीच में कौन आ गया, यूजीसी आ गया, ठीक है। तो विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार और के लिए क्या करेगा, ये केंद्र और राज्य सरकार को क्या करेगा, जानकारी देगा, उनको गाइड करेगा, ठीक है। और मोटा मोटा इनकी जो योजनाएं हैं, राज्य विश्वविद्यालय संबंधित महाविद्यालयों के विकास से संबंधित योजनाएं हैं, ठीक है। महाविद्यालय शिक्षकों के लघु अनुसंधान परियोजनाएं हैं, जो अनुसंधान वगैरह होते हैं उससे रिलेटेड। तो ये हम लोग योजना परियोजना वाला जब एक टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ बार बार ना पढ़े, वो टॉपिक ही अलग से है, वहाँ पे ये योजनाएं कवर हो जाएंगी। जितनी भी यूजीसी की योजनाएं चल रही है हायर एजुकेशन, यानी केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की, सभी से संबंधित योजनाएं। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आपको जब योजनाएं पढ़नी है, यदि आप स्वयं से भी पढ़ रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि हमारे यहाँ शोध से रिलेटेड अलग योजनाएं चलती हैं, यदि आप पीएचडी कर रहे हैं। फिर आप यदि क्या कहते हैं विद्यार्थी हैं तो अलग योजनाएं चल रही हैं। शोधार्थी के लिए भी योजनाएं होती हैं, विद्यार्थी के लिए भी योजनाएं होती हैं, विश्वविद्यालयों को आगे बढ़ाने के लिए भी योजनाएं होती हैं। योजनाएं उन सभी को हमें क्या करना, पढ़ना है, ठीक है। शिक्षकों के लिए भी अलग अलग योजनाएं होती है, जो शिक्षक अच्छा कार्य करते हैं या जो पीएचडी वगैरह बहुत अच्छी कराते हैं, जिनके स्टूडेंट्स अलग स्तर पे जाते हैं, राष्ट्रीय स्तर पे, उनके लिए भी योजनाएं अलग चलती हैं, ठीक है। इसके अलावा जो ऑटोनॉमस कॉलेज होते हैं उनको किस प्रकार से, ऑटोनॉमस कॉलेज की क्या क्या मान्यताएं होनी चाहिए उसको, ठीक है, क्या क्या उनके अंदर एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, तब किसी कॉलेज को हम लोग ऑटोनॉमस कॉलेज घोषित करेंगे, ठीक है। और फिर इसके बाद जो संगोष्ठी सम्मेलन ये सब चीजें होती हैं, ये यूजीसी की गाइडलाइन पे होती है, कोई महाविद्यालय अपने मन से नहीं करता है, ठीक है। आपके कॉलेजों में आए दिन संगोष्ठियां वगैरह जो होती हैं वो गाइडलाइन का एक पार्ट है कि इतनी मिनिमम होनी ही चाहिए कॉलेज में। तो कई बार ऐसा भी होता है कि एक संगोष्ठी में पूरे साल भर की संगोष्ठियां निपटा दी जाती हैं, तो हमारे यहाँ खाना पूर्ति तो वैसे भी होती है। फिर हमारे यहाँ जो महिला छात्रावासों का निर्माण होता है, ये भी यूजीसी की गाइडलाइन पे होता है, ठीक है। अब शिक्षकों, अब सारा जो डेवलपमेंट होगा विद्यार्थियों का तो होगा नहीं, शिक्षकों का भी होगा, तो शिक्षकों के डेवलपमेंट के लिए भी क्या किए जाते हैं, प्रोग्राम चलाए जाते हैं, जिसमें आपका एमफिल पीएचडी वगैरह आती है। साथ ही साथ जो हमारे यहाँ दिव्यांग होते हैं उनके लिए भी योजनाएं चलती हैं। अब ये इतनी सारी चीजें अकेले तो विश्वविद्यालय कर नहीं सकता, यूजीसी तो कर नहीं सकता। तो क्या हुआ, इतना बड़ा देश है तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि हमें क्षेत्रीय कार्यालयों की क्या करनी चाहिए, स्थापना करनी चाहिए, क्योंकि इतना सारा अकेला काम कैसे करेगा, तो हमें अपने हाथों की आवश्यकता है अलग अलग, ठीक। तो फिर शुरुआत हुई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 आई। इन्होंने क्या कहा कि हमारे जो कार्य हैं, अब आपसे बोला जाएगा ना रीजन ऑफिस किस नीति के माध्यम से लागू किए गए, तो ध्यान रखना है कि जो हमारे क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना हुई वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के आधार पर हुई। तो क्षेत्रीय कार्यालयों को स्थापित किया गया, ठीक। अब यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहली बात करेंगे कि हमारे यहाँ जो दक्षिण पूर्व क्षेत्रीय कार्यालय है, दक्षिण पूर्व, दक्षिण की तरफ जाएंगे, दक्षिण में हम लोग पूर्व की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो बात वहां पहुंच गई हैदराबाद में। इसका जो ऑफिस है, हेड ऑफिस है, वह हैदराबाद में 94 में इसकी स्थापना की गई। अब ये दक्षिण पूर्व क्षेत्रीय कार्यालय जो है शेर है, तो शेर के अंडर में कौन कौन आएगा, आपका शेरू के आएगा, आपका आंध्र प्रदेश आएगा, ठीक। इसके बाद तेलंगाना आएगा, पुडुचेरी आएगा, अंडमान निकोबार द्वीप आएगा और तमिलनाडु आएगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, साउथ ईस्ट में जितने भी, ठीक है, साउथ ईस्ट में का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, क्षेत्रीय कार्यालयों का मुख्यालय हैदराबाद में है। ये राज्य जो है इसके अंतर्गत आते हैं। फिर आता है पश्चिम क्षेत्र का कार्यालय, तो पश्चिम में हम लोग कहेंगे महाराष्ट्र में जाएंगे, वहां पे पुणे,
ठीक, इसकी स्थापना भी 1994 में हुई। तो पुणे में जब इसका हेड ऑफिस है तो महाराष्ट्र भी इसके अंतर्गत आएगा। महाराष्ट्र के बगल में गुजरात लगता है, गोवा लगता है, दादर नगर हवेली और दमन दीव, ये कहाँ आएगा? ये आपका पश्चिम कार्यालय। अब आता है सेंट्रल का, यानी मध्य प्रदेश। ठीक, हमारा मध्य क्षेत्र, तो मध्य प्रदेश मध्य में है, तो हमारे यहाँ भोपाल में इसको क्या है, इसका हेड ऑफिस है मध्य क्षेत्र का। अब जब आएगा, इसकी बात होगी सेंट्रल की, तो एमपीसीजी राजस्थान, क्योंकि उस टाइम पे जब इसकी स्थापना हुई तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक था, तो कायदे से देखा जाए तो सिर्फ मध्य प्रदेश की, और उस समय पे कौन था, राजस्थान था। लेकिन जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो अब 3 राज्यों को क्या करता है, ये कवर करता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, ये मध्य में आते हैं। ठीक है, अब दिमाग मत लगा लेना आप लोग गुजरात में कि सर गुजरात भी तो हो सकता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बिल्कुल लगा हुआ है। ठीक है, वो पश्चिम में आता है, वेस्ट में आता है। ठीक है, इसके बाद बात होगी किसकी, हमारे उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय की। जब उत्तर में जाएंगे तो हम लोग जाएंगे दिल्ली में। ठीक, तो दिल्ली में आता है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। ठीक है, अब इसमें जम्मू कश्मीर, हालांकि वहां पे वेबसाइट पे अपडेट नहीं किया है, लद्दाख वर्ड भी जोड़ दे तो आप लोग को बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, वो किस में आएगा, उत्तरी क्षेत्रीय महाविद्यालय ब्यूरो में आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट की तरफ चलेंगे, तो नॉर्थ ईस्ट में जब हम पहुंचेंगे गुवाहाटी में, 1995 में इसकी स्थापना हुई। तो जितने भी हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है, आपका असम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, तो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट का जो वो है, कहाँ पे है, गुवाहाटी में। अब हमको पढ़ते वक्त एक चीज जरूर कर लेना है, जैसे इसमें आपको गिन लिए 1 2 3 4 5 6 7, कितने राज्यों को कवर करता है, 7 राज्यों को कवर करता है। मान लीजिए बाई चांस पूछ लिया कि सबसे ज्यादा राज्यों को कवर करने वाला सरकार का क्षेत्रीय कार्यालय कौन सा, कभी पूछ लिया, ठीक है, तो लिखे रहना, एक नजर मार लेना। फिर आता है कोलकाता, हमारा पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय पूर्व में। ठीक, तो उसमें पश्चिम बंगाल आएगा, आपका बिहार आएगा, उड़ीसा आएगा, झारखंड आएगा, सिक्किम आएगा। ठीक है, सिक्किम को अलग ध्यान रखना, क्योंकि क्या होगा कि हम लोग उत्तर पूर्व में हो सकता है सिक्किम भी क्या कर ले, काउंट कर ले। तो ध्यान रखना कि जो कोलकाता है, जो आपका पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय है, एकदम पूर्व की तरफ, उसमें कलकत्ता उसका हेड ऑफिस है। कलकत्ता में सिक्किम भी हमारा उस पर क्या हो रहा है, कवर हो रहा है। सिक्किम नॉर्थ ईस्ट वाले में नहीं जा रहा है, ठीक है, नीरो में नहीं जा रहा है, एरो में जा रहा है। अब बात होगी दक्षिण पश्चिम की। ठीक है, साउथ वेस्ट की बात होगी। जब दक्षिण पश्चिम जाएंगे तो जो बचे हुए राज्य हमारे, केरला, केरला हो गया, कर्नाटक हो गया और लक्षद्वीप वहां से लगा हुआ है, ये किस में आता है हमारा, ये पश्चिम, दक्षिण पश्चिम में आता है। ठीक है, इस प्रकार से 7 क्षेत्रीय जोन है। इन अलग अलग जोनों को बांटा गया है पूरे देश को। इनके माध्यम से विश्वविद्यालय जो यूजीसी होता है, अपना एक तरह से आप ये कह सकते हो, ये इनके यूजीसी के ये सचिवालय है। इनके माध्यम से यूजीसी क्या करता है, पूरा का पूरा अपना देश पे जो उसकी योजनाएं हैं, इम्प्लीमेंटेशन है, कार्य है, उस कार्यों को क्या करता है, एक सही समय पे पूरा करता है। अब आप यही स्ट्रक्चर बाद में हमारे यहाँ राज्यों में भी लागू किया गया, क्योंकि राज्यों के भी 6 कार्यालय होते हैं, राज्य कार्यालय, सचिवालय होते हैं। अब इतने सारे विश्वविद्यालय हो गए, तो इनको कैसे कंट्रोल किया जाए, तो उन्होंने अतिरिक्त संचालक के अलग अलग जोन स्थापित किए। मध्य प्रदेश में भी 7 जोन है, तो जो अलग अलग संभागीय स्तर पे बैठते हैं, और वहां से वो क्या करते हैं, पूरा अपना जो सचिवालय का कार्य है, जो कि पूरा लोड वहां रहता था भोपाल में, उसको संभागीय स्तर पे बांट दिया गया है। तो वहां पर जिलेवार क्या करते हैं, पूरा नजर रखते हैं। विश्वविद्यालयों पे क्या करते हैं, विश्वविद्यालय महाविद्यालयों पे एक तरह यूजीसी की तरह वो भी काम करते हैं। ठीक है, यूजीसी अधिनियम 1956 की जो धारा 2F है और 12B है, ये क्या कहती है, ये कहती है कि किसी भी भारतीय शिक्षण संस्थान, चाहे वो महाविद्यालय हो चाहे विश्वविद्यालय हो, उसके लिए सबसे पहले महत्वपूर्ण क्या है, प्रमाणन, उसका क्या होना चाहिए, प्रमाणित होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि 2F को हमारे यहाँ संस्थान को अस्तित्व और क्या देती है, मान्यता देती है। जब बात होगी मान्यता की या प्रमाणित करने की, तो याद रखना है धारा 2F। ठीक है, 2F है जो किसी भी महाविद्यालय यानी कॉलेज को और यूनिवर्सिटी को क्या करती है, मान्यता देती है, उसको प्रमाणित करती है कि हाँ ये महाविद्यालय है और ये विश्वविद्यालय है। वहीं पर जो धारा 12B है, वो क्या कहती है कि भैया ठीक है, अब आप कौन हो गए, हमारे महाविद्यालय हो गए, तो आप विश्वविद्यालय हो गए। अब आपको क्या चाहिए, पैसा चाहिए चलने के लिए, तो वो हम आपको क्या देंगे, वित्तीय सहायता करेंगे, अनुदान देंगे, ग्रांट देंगे। ठीक है, तो सीधी बात है, यदि आज यूजीसी पैसा नहीं देगा तो कोई इज्जत नहीं करेगा, है ना। जब तक इज्जत कब तक है उसकी, जब तक उसके हाथ में पैसा है। इसीलिए अनुदान वाला सेक्शन जो रखा गया यूजीसी के पास, केवल नियम नियम बताएगा तो कोई नहीं करेगा फॉलो।
समझ गए। आज की डेट में यूजीसी से यदि सरकार अनुदान यूजीसी के माध्यम से न दे, सरकार बोल दे हम ही सब कुछ डायरेक्ट देंगे, तो अगले वाले समय से यूजीसी को लोग मानना बंद कर देंगे। विद्यालय कहीं अरे हो गए ठीक है हटाओ। उन्होंने क्या समझा इस चीज को, अब उसी चीज की इस समय लड़ाई चल रही है वर्तमान में। सरकार चाह रही कि वो जो ग्रांट जारी करती है वो डायरेक्ट सरकार गवर्नमेंट जो हायर एजुकेशन मिनिस्ट्री है वो डायरेक्ट ग्रांट जारी करे। लेकिन यूजीसी इस चीज के लिए लड़ाई लड़ रहा है कि नहीं, ग्रांट तो हम जारी करेंगे। क्यों? क्योंकि उसके बाद वास्तव में संस्थान क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। आज जो विश्वविद्यालय डरते हैं, नैक मूल्यांकन होता है विश्वविद्यालयों का, कई बार यूजीसी की जो टीम आती है वो आकर के जांच करती है कि सभी चीजें प्रॉपर चल रही कि नहीं चल रही। ऑडिट का जो लेखा विभाग होता है यूनिवर्सिटियों में ऑडिट होता है, वो उनका इस यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट नहीं होता है, वो लेखा विभाग का अलग से एक डिपार्टमेंट वहाँ बिठाया जाता है। ठीक है, बीच बीच में वहाँ पे अलग टीम जाकर के जांचती है, प्रोग्राम्स देखती है। तो डर क्यों होता है? क्योंकि वो जैसे ही होगा वो हर प्रोग्राम की जांच करती, जैसे ही आपने उनका कोई खेल बिगाड़ा या कोई कार्य ठीक से नहीं किया, उस चीज की ग्रांट रोक देगी वहां पे वो, तो विश्वविद्यालय को नुकसान हो जाएगा इससे। ठीक है, तो इसलिए ये अनुद्ध आपको धारा 12B और धारा 2F ध्यान रखना। धारा 2F में उसको मिल गई मान्यता या प्रमाणित कर दिया गया कि आप महाविद्यालय विद्यालय हो विश्वविद्यालय हो। धारा 12B में आपको ये बोल दिया गया ठीक है भाई इसका पैसा ले लो आप। अब 2F जो है, अब ध्यान रखना है कि अब यदि डिटेल में जानना चाहो आप, तो आपका जो विश्वविद्यालय की परिभाषा है, डिफिनेशन और रिकग्निशन, ठीक है, मान्यता, ये दोनों 2F के अंतर्गत आता है। ये आपको वैधानिकता देता है, लीगलिटी देता है कि आपको ठीक। इसके बाद यूजीसी अधिनियम ये कहता है कि इसके अनुसार विद्यालय का अर्थ है एक ऐसा संस्थान जो केंद्रीय अधिनियम, प्रांतीय अधिनियम या राज्य अधिनियम के तहत स्थापित या निगमित किया गया। तो परिभाषा क्या है यूजीसी ने अधिनियम की? हालांकि परिभाषा नहीं आएगी, लेकिन हमें जानना चाहिए कि जो 2F धारा है वो ये कहती है कि हम किसी को विश्वविद्यालय या महाविद्यालय तभी कह सकते हैं जो कि हमारा विश्वविद्यालय अधिनियम, चाहे हमारा केंद्रीय स्तर का कोई अधिनियम हो। ठीक है, उन्होंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया कि किस अधिनियम की बात, वो कहता है कि जो भी अधिनियम सरकार के द्वारा बनाए गए हों केंद्रीय स्तर पे या प्रांतीय स्तर, उन अधिनियमों के माध्यम से उसकी स्थापना की गई हो उस संस्थान की, वह इस तो उस और उसको चलाया जा रहा है, तो वही क्या कहलाएगा, महाविद्यालय विद्यालय कहलाएगा। ठीक है, अब इसके तहत जो मान्यता प्राप्त होने का अर्थ है कि यूजीसी ने अब ये स्वीकार कर लिया है। ठीक, जब आपको मान्यता दे दी जाएगी 2F के तहत, तो ये हो जाएगा कि भाई यूजीसी ने आपको क्या कर दिया है, यूजीसी से आप क्या हो, आपको मान्यता मिली हुई है। आपने देखा होगा लिखा रहता है यूजीसी से मान्यता प्राप्त, है ना। तो यूजीसी से जब आपको मान्यता मिल गई है, तो आप एक स्थापित विश्वविद्यालय हो या आप किसी मान्यता प्राप्त महाविश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त किए हुए महाविद्यालय। तो देखो जो विश्वविद्यालय भी मान्यता देते हैं जिन महाविद्यालयों को, जैसे आप डीएवीबी के अंतर्गत आपने देखा होगा कि जितने भी कॉलेजेस होते हैं वो डीएवीबी से क्या होते हैं, मान्यता प्राप्त होते हैं। ठीक है, एफिलेटेड होते हैं। तो वो क्यों लिखते हैं? तो डीएवीबी अपने मन से नहीं दे देता है, राज्य सरकार एक कानून बनाती है, उस कानून के अंतर्गत वो राज्य सरकार कानून भी कैसे बनाती है, राज्य सरकार जो भी कानून मान्यताओं से संबंधित, महाविद्यालयों के मान्यताओं या विश्वविद्यालयों के जो मान्यताएं मिलती हैं उसके संबंधित जो भी कानून बनाती है, यूजीसी की गाइडलाइन पे ही बनाती है कि ये गाइडलाइंस जिन यूजीसी एक गाइडलाइन जारी करती है कि किसी भी कॉलेज को के अंदर ये चीजें हैं तो हम उसको महाविद्यालय मानेंगे। नल से लेकर के बैठने वाले प्रिंसिपल तक की मान का ब्यौरा दिया जाता है। समझे बात को? वहां पे नल जो लगा होता है उस नल से लेकर के प्रिंसिपल तक कौन बनेगा। मेरा कॉलेज है तो मैं प्रिंसिपल नहीं बन सकता, मैं डायरेक्टर बन सकता हूँ लेकिन प्रिंसिपल नहीं बन सकता। प्रिंसिपल बनने के लिए क्या योग्यता है वो विश्वविद्यालय निर्धारित किए, उसी योग्यता का व्यक्ति, योग्य व्यक्ति वहां बैठेगा। तो ये सारी चीजों पे सरकार ने जो कानून बनाया, ठीक, जो कानून बनाया वो गाइडलाइन किसकी थी, यूजीसी की थी। उसी गाइडलाइन को आधार बना करके कुछ अपनी चीजें जोड़ करके इन्होंने एक कानून बनाया और अपने विश्वविद्यालय को दे दिया कि हाँ आप इन कॉलेजों को जो मान्यता दोगे इस नियम के आधार पर दोगे। तो गाइडलाइन किसकी थी, यूजीसी की थी। इम्प्लीमेंटेशन राज्य सरकार के कानून के माध्यम से किया गया। ठीक, अब वो विश्वविद्यालय ने क्या किया गया, विश्वविद्यालय ने किसी कॉलेज को मान्यता दे दी, आपको नया कॉलेज खोलना है, आप विश्वविद्यालय अपने क्षेत्रीय विश्वविद्यालय के पास जाएंगे, ठीक, वो आपको मान्यता दे देगा, आप यूजीसी अप्रूव्ड होंगे। लेकिन आप डायरेक्ट यूजीसी को कागज नहीं भेजेंगे, आप अपनी यूनिवर्सिटी, क्षेत्रीय यूनिवर्सिटी को भेजेंगे, वो यूजीसी के पास भेजेगा, तो आप यूजीसी से भी अप्रूव्ड होंगे, अपनी क्षेत्रीय यूनिवर्सिटी से भी अप्रूव्ड होंगे। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ती है बात। ठीक है, अब आपकी जो डिग्री होती है, वो जो डिग्री की वैधता होती है, आए दिन आपने देखा होगा कि
कुछ कॉलेजों की, अभी हाल ही में भी एक लिस्ट आई थी, कुछ कॉलेजों की विश्वविद्यालयों तक की मान्यता रद्द हो गई थी। इवन इसमें भोज यूनिवर्सिटी भी है अपनी। इन महर्षि विद्यालय भी कई बार फंस चुका है इसमें, जिसको हमारे यहाँ अलग नियम से निगमित किया गया है। महर्षि वेदांत, उसकी कई डिग्रियों को क्या कर दिया गया था, अमान्य कर दिया गया। अब आप ये सोचो कि ये जो डिग्रियां होती हैं, ये जब हमारे यहाँ भोज यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी की मान्यता लटक सकती है एक बार, तो यूजीसी की नियमावली कितनी कठिन होगी। तो विश्वविद्यालय को तो स्थापित किया मध्य प्रदेश की किसने, राज्य सरकार ने। भोज यूनिवर्सिटी का जो स्थापना हुई वो राज्य सरकार ने करी, लेकिन यूजीसी निपटा दिया उसको। क्यों? क्योंकि जो गाइडलाइन बनाई गई है कि आप ठीक है, आप अपने कॉलेज में विश्वविद्यालय स्थापित कर रहे हो, सॉरी अपने स्टेट में, अच्छी बात है, लेकिन इन ये चीजें क्या होनी चाहिए, उस विश्वविद्यालय के अंतर्गत या उस यूनिवर्सिटी में फॉलो होनी चाहिए। ठीक है, आपका यूनिवर्सिटी स्टेट का है, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम, क्योंकि हमने अभी कुछ देर पहले आपसे क्या कहा, ग्रांट, अनुदान, किसी भी यूनिवर्सिटी को, राज्य को यदि ग्रांट में चाहिए तो वो जाना किसके पड़ेगा, यूजीसी। हर चीज का जितनी योजना है, जितना सब कुछ है, सब यूजीसी जारी करता है। भले ही स्टेट यूनिवर्सिटी ने उसको निकाला है, उसको स्टेट यूनिवर्सिटी ने उसको स्टेट चला रहा है, सब कुछ कर रहा है, स्थापित भी उसी ने किया है, लेकिन ग्रांट तो वहीं से आनी है। साला खेल किसका, पैसे का है। बिना पैसे के तो कुछ नहीं होना, पेंसिल भी नहीं आ सकती उस विश्वविद्यालय में, वैसे भी नहीं मिलती है। तो धारा 2F के तहत मान्यता प्राप्त संस्थान या कॉलेज ही छात्रों को क्या दे सकता है, डिग्री दे सकता है। तो जब आपकी डिग्री की वैधता की बात आएगी, तो पहली बात तो आपका कॉलेज ही क्या होना चाहिए, वैध होना। जब आपका कॉलेज वैध है तो आपकी डिग्री की भी वैध होगी। अभी हाल ही में जो हमने बोला कि कुछ विद्यालयों और विश्वविद्यालयों की डिग्री क्या कहते हैं उनको माखनलाल चतुर्वेदी की भी मना कर दिया था कॉलेज की। क्यों किया था? क्योंकि रूल्स को प्रॉपर फॉलो नहीं कर रहे थे। तो मान्यता किससे मिली, यूजीसी से मिली। ठीक, तो अब कोई कॉलेज यूजीसी की धारा 2F की सूची में शामिल है, तो इसका मतलब यह है कि वह एक वैध विश्वविद्यालय से, किसी यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है। कॉलेज यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है और उसके पाठ्यक्रम और उसकी डिग्रियों को सरकार क्या देती है, मान्यता देती है। ठीक है, बात होगी 12B की। तो ये क्या है, केंद्रीय सहायता या अनुदान, जिसको हम लोग ग्रांट बोल रहे हैं बार बार। ठीक है, अब ये क्या होता है, वित्त से संबंधित। 12B यह तय करती कि संस्थान सरकारी पैसा पाने के लिए फिट है कि अनफिट है। आपको जो हम पैसा दे रहे हैं उसको मिलना चाहिए, उसके लिए आप प्रॉपर फिट हो कि नहीं फिट हो। तो जब आप 2F से डिग्री पा गए, आप वैलिड हो गए, तो अब क्या होगा, आपको ग्रांट्स दिए जाएंगे, यानी वित्तीय सहायता दी जाएगी। वित्तीय सहायता पाने के लिए 2F से जब आप आगे बढ़ेंगे, हमने आपसे क्या कहा, यूजीसी संस्थान की क्या करता है, निरीक्षण करता है। क्या करता है, निरीक्षण करता है। अब अभी तक जो हम आपसे समझ रहे थे ना, अब क्या होगा, 12B के तहत भाई जाएगा यूजीसी कि पर्याप्त आपका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं है, टेबल कुर्सी है कि नहीं है, भवन है। पहली बात तो भवन होना चाहिए, तब तो वहां अंदर टेबल कुर्सी होंगी। टेबल कुर्सी के बाद सरकार ने अब बोला है कि भाई डिजिटल बोर्ड भी होना चाहिए कुछ क्लासेस में। अब आपके यहाँ है ही नहीं, एक जगह वहां क्रॉस मार दिया। फिर आपके यहाँ लैब में गए, पता चला लैब तो है, लैब में चूहे घूम रहे हैं, तो फिर एक क्रॉस बन गया। लाइब्रेरी में गए, पता चला लाइब्रेरी तो लिखी है बाहर, अंदर गए तो किताबें ही नहीं है, 10 ही किताबें हैं। बोल दिया लाइब्रेरी बच्चों की किताबें रखवा ली, तो वो क्या करेगा। फिर इसके बाद आएगा योग शिक्षक। हमने आपसे क्या कहा कि कॉलेज का मालिक एक बार मैं हो सकता हूँ किसी कॉलेज का, पर प्रिंसिपल कौन डिसाइड करेगा, प्रिंसिपल डिसाइड होगा आपकी मेरे अंदर या मेरे पास वो डिग्री या वो योग्यताएं है कि नहीं। अब योग्य शिक्षक भी नहीं है, पता चल रहा है कि कॉलेज में इंजीनियरिंग पढ़ाने के लिए एमटेक होना चाहिए, बीटेक वाला पढ़ा रहा है, तो योग्य शिक्षक नहीं माना। जब आप इतनी गलतियां करोगे, मानक आपके जैसा अपेक्षित नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो आपके 12B का दर्जा क्या कर देगा, क्रॉस कर देगा। जब आपके अंदर ये कमियां पाई जाएंगी तो 12B का दर्जा क्या कर देगा, क्रॉस कर देगा। अब आपको मान्यता तो मिली कि आप बच्चों का एडमिशन ले लो, लेकिन अब यहाँ पे बहुत सारी मान्यताएं आपकी क्या होंगी, अधर में लटक जाएंगी। तो पॉसिबिलिटी ये है कि आपको ग्रांट नहीं मिलेगी, पैसा रिलीज नहीं होगा, बस आप एक इंस्टीट्यूशन बन के रह जाओगे। फिर आप ये सारी मान्यताएं आप पूरी करोगे, तब आपको वित्तीय सहायता दी जाएगी। समझ में आई बात? तो आपकी मान्यता अधर में पहले लटकती ना, उसका मतलब यही होता है। क्योंकि फिर पहले 12B से निपटाया जाता है, यदि वो नहीं पूरा करता तो 2F यानी आपका सीधे सीधे मान्यता ही कॉलेज की रद्द कर देगी।
तो पहले आपकी ग्रांट्स रोके जाते हैं, ग्रांट्स रोकने के बाद आपको एक निर्धारित समय दिया जाता है कि आप इस समय अवधि में अपनी जो कमियां हैं उनको पूरा करिए। जब आप उन कमियों को पूरा करते हैं फिर निरीक्षण होता है, फिर आपकी जो ग्रांट्स होते हैं उनको रिलीज किया जाता है, फिर इसके बाद आप आगे बढ़ते हैं। यदि आप उनको निर्धारित समय पूरा नहीं करते तो आप कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी जाती है, बच्चों को कहीं और शिफ्ट कर दिया जाता है। ठीक है, नहीं तो इसमें क्या किया जाता है, आप लोगों की जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका एग्जाम यूनिवर्सिटी में कंडक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। फिर इसके बाद यदि कोई कॉलेज 2F में है लेकिन 12B में नहीं है तो वह चल सकता है, डिग्री दे सकता है, लेकिन वह अभी अपने जो बात करी कि भैया यदि आपको, क्योंकि अब आपको ये इसलिए पढ़ना है क्योंकि जो एग्जाम आप देने जा रहे हो उसमें आपका काम भी यही है। ये जो पूरा का पूरा ये यूजीसी एक्ट है ये रजिस्ट्रार को ही फॉलो करना होता है, फिर वीसी साहब का उतना बड़ा रोल नहीं होता है, रजिस्ट्रार का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, तो यदि कोई कॉलेज 2F में है लेकिन 12B में नहीं है, इसमें 12B में मान्यता प्राप्त नहीं है, तो जो हमने अभी आपसे पिछले समय बात करी कि भैया आप ठीक है आपको मान्यता मिल गई कॉलेज की, है ना, आप यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त कॉलेज हो लेकिन जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी वो आप फॉलो नहीं कर रहे हो तो यूनिवर्सिटी आपको फाइनेंशियल सपोर्ट, यूजीसी आपको फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं करेगा। ठीक, तो आप क्या करोगे, जो भी विकास कार्य, शोध परियोजनाओं या शिक्षकों के वेतन के लिए कोई अनुदान नहीं मांग सकते कि साहब हमारी वित्तीय मदद कर दो, वो नहीं देगा। आप केवल एडमिशन लो और आपकी डिग्री के जो रहेगी वो वैलिड रहेगी। लेकिन ये भी एक इसकी भी एक समय सीमा होती है, उतनी समय सीमा के अंतर आपको ये चीजें पूरी करनी होती है, क्योंकि इसमें छात्रों का क्या होता है, नुकसान होता है। क्योंकि जो आपके शोध परियोजनाएं हैं, शिक्षक हैं, ये सब चीजें ये किसी छात्र के विकास के लिए होती हैं। तो विश्वविद्यालय यूजीसी ये कहता है कि यदि एक लंबे समय तक इन पे कमियां पाई जा रही हैं तो वह महाविद्यालय योग्य जगह नहीं। तो यहाँ से होल्ड करके क्या करता है, छात्रों की डिग्रियों को पूरी करवाता है एक निर्धारित समय में, फिर एडमिशन्स पे क्या कर देता है, रोक लगा देता है कि आगे के नए एडमिशन नहीं होंगे, तो कॉलेज की मान्यता क्या हो सकती है, वहां पे रद्द की जाए। ठीक है, तो 1972 के बाद क्या हुआ, धारा बी के तहत उपयुक्त होना अनिवार्य कर दिया गया है। 17 जून 1972 के बाद, पहले ये नहीं था, लेकिन किसी भी संस्थान को यूजीसी से ग्रांट्स प्राप्त करने के लिए 12B के तहत यानी फिट होना घोषित कर दिया गया है। भाई आपको 12B के तहत यदि ग्रांट्स चाहिए तो फिट होना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाता है, दो धाराएं जो महत्वपूर्ण है वो क्या हो जाती है हमारे लिए, इस यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम लोग रिवाइज कर लेंगे। दो धाराओं को ध्यान में रखना है, कंफ्यूजन नहीं रखना है कि 2F और 12B में क्लियरिटी आपके अंदर होनी चाहिए कि वित्त से संबंधित कौन है, मान्यता संबंधित कौन है, इसीलिए हमने इस पे इतना क्या दिया, आपको समय दिया है। ठीक है, तो 2F क्या होती है, किसी संस्थान की पहचान और मान्यता संबंधित है। 12B आपकी किससे संबंधित है, आपकी वित्तीय सहायता अनुदान से। ठीक है, एलिजिबिलिटी। फिर इसके बाद ये संस्थान की वैधानिकता यदि आपको चेक करनी है तो किस धारा में होगी किसी विद्यालय की, वो 2F उसको वैधानिक घोषित करता है। पर आपसे कहा जाए भाई गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है कि नहीं वहां पे, यानी जो एक एक विद्यालय या महाविद्यालय में उसकी गुणवत्ता होनी चाहिए वो है कि नहीं, वो आपको 12B में पता चलेगा। ठीक है, अब यदि किसी की डिग्री मान्य नहीं है, 2F धारा, उसको धारा 2F के तहत जो मान्यता प्राप्त नहीं है तो उसको डिग्री वहां की मान्य नहीं होगी। लेकिन यदि 12B के तहत में क्या है, अभी क्वेश्चन आ गया कि यदि किसी विश्वविद्यालय किसी महाविद्यालय को 12B के तहत मान्यता यूजीसी के द्वारा नहीं दी गई है तो निम्न में से उस महाविद्यालय में क्या प्रभाव पड़ेगा। पहली बात तो लिख देगा क्या वहां की डिग्री मान्य नहीं है। दूसरा आपको लिख सकता है कि वहां पे क्या कहते हैं, वित्तीय यूजीसी द्वारा उस वित्तीय सहायता के लिए वो योग्य नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार में तो अब आपको वहां पे डिग्री में नहीं क्लिक करना है, आपको वित्तीय पे जाना है। ठीक है, क्योंकि वहां की डिग्री पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, 2F का वित्तीय स्थिति पे कोई डायरेक्ट प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन मान्यता नहीं रहेगी तो ग्रांट तो वैसे ही नहीं मिलेगी। ठीक, और सरकार की योजनाओं और फंड से अनुदान मिलता है, डिग्री मान्य होती है। अब इसमें क्या होता है, 12 तक शिक्षक रिजर्व कर सकते हैं, छात्र स्कॉलरशिप के पात्र होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने हमारा ये जो हमारी फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट का हमारा ये तीसरा लेक्चर यहाँ पे समाप्त होता है। तो आपको इस वीडियो में हमने एक बेसिक जो हमारा यूजीसी है, यूजीसी के एक हिस्से को हमने समझने का प्रयास किया कि इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में बहुत सारी चीजें हैं, सब कुछ नहीं पढ़ना है।
1986 का जो हमारा एजुकेशन पॉलिसी है, तो उस एजुकेशन पॉलिसी के थोड़े बहुत बिंदु हैं, जो कुछ नवाचार हुए थे, उनको पढ़ना है, ठीक है? क्योंकि नई एजुकेशन पॉलिसी नेप 2020 तो है, लेकिन कुछ 86 में भी कुछ अच्छी चीज़ें हुई थी, उनको भी 1 आध 2 4 5 हैं, उनको देखना है। विश्वविद्यालय की अनुदान आयोग की यूजीसी की किस प्रकार से स्थापना हुई, उसका इतिहास क्या था, कौन-कौन महान व्यक्तित्व रहे, वो पढ़ा। इसका जो स्ट्रक्चर है, वो कैसा है, ठीक? मंत्री के साथ कौन-कौन है वर्तमान में, राज्य मंत्री कौन है, वो हमें इसमें ध्यान रखना है। फिर इसके बाद उनको जो वहाँ का प्रशासनिक स्ट्रक्चर है, वो हमने देखा। यूजीसी का पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर राज्यों के साथ कैसा है, क्षेत्रीय कार्यालय उनके कौन है, वो हमने देखा। अब जब यूजीसी है, यूजीसी को हम लोग जानते हैं किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी को मान्यता देता है, ग्रांट जारी करता है, तो वो किन नियमों के आधार पे करता है, उसके कंफ्यूजन को भी हमने इस लेक्चर पे दूर किया। आगे तो और उससे जुड़े हुए इंस्टीट्यूशंस हैं यूजीसी से, जो उसके पार्ट हैं, अलग अलग, जो तकनीकी विभाग हो गया, ठीक है, शिक्षक वाला विभाग हो, उनको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग इसमें, अब आप लोगों को जिम्मेदारी ये है कि अब आप एक बार जब पूरी थ्योरी हो जाती है, अब आप इसको तुरंत पूरे के पूरे जो आपके नोट्स हैं, इतना बड़ा फैला हुआ, उसको समेट करके 2 पेज में सिर्फ बुलेट पॉइंट में कर, ठीक है, पूरी तरह से बुलेट पॉइंट में कर लो, 2 से ढाई पेज में खत्म कर दो, क्योंकि लास्ट में काम आपके यही आता है। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपने इसका रिवीजन करके रखिए।